नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। रामनाथ कोविंद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कोविंद के प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान कोविंद का शक्ति प्रदर्शन देखने लायक था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम एनडीए के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। मीरा कुमार भी 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। शक्ति प्रदर्शन तो मीरा कुमार का भी देखने लायक होगा। इसके साथ कुछ अन्य दल हैं जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया। एनडीए के समर्थन में और ना ही विपक्ष के समर्थन में जो दल हैं उन पर सबकी निगाह है। कोविंद के समर्थन में 62% वोट नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और सहयोगियों के पास महज 64%। राष्ट्रपति चुनाव में जो सर्वाधिक चर्चित है वह है दोनों प्रत्याशियों के दलित होने की चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मैदान में हैं। इनके राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष एकजुटता की कवायद कर रहा है तो सत्ता पक्ष ने नीतीश जैसे विरोधियों का समर्थन हासिल कर लिया है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष रायसीना की रेस। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश का राष्ट्रपति इस बार आम सहमति से नहीं चुनाव से चुना जाएगा, पर एक बात पक्की है, इस बार राष्ट्रपति दलित ही होगा। एनडीए के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरे रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है। नीतीश कुमार ने भी कोविंद के समर्थन की बात कही है, तो तमाम विपक्षी दलों ने कोविंद के खिलाफ दलित वर्ग से मीरा कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। अब चुनाव दलित बनाम दलित हो गया है। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के पद को दलीय राजनीति से ऊपर बताया है। गुरुवार को नामांकन का पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा, जब से राज्यपाल बना हूं, तभी से मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं है। रामनाथ कोविंद के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी प्रस्तावक बने। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। रामनाथ कोविंद के मुकाबले में विपक्षी दलों द्वारा घोषित उम्मीदवार मीरा कुमार ने मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया है। साथ ही 17 दलों ने इस पर भरोसा जताया है। सर्वसम्मति से मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे बहुत खुशी है कि सर्वसम्मति से ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। और ये जो चुनाव है ये वास्तव में मूल्यों की, सिद्धांतों के, आदर्शों की लड़ाई है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोविंद को ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। कुल वोट के 48% वोट एनडीए के पास है। इनमें से 40% केवल बीजेपी का है। दूसरी तरफ एआईएमडीएमके के 5%, बीजेडी के 3%, टीआरएस के 2%, जेडीयू के 2% से कम और वाईएसआरसीपी और आईएनएलडी दोनों के मिलाकर 2% वोट है। इन सभी के मिलाकर 14% वोट है। इन पार्टियों ने भी एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में रामनाथ कोविंद के पक्ष में 62% वोट हैं। अभी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास महज 34% वोट है। बचे हुए 6% भी अगर मीरा कुमार को जाते हैं तब भी मीरा कुमार के पक्ष में महज 40% वोट ही आएंगे। नतीजतन रामनाथ कोविंद पहले ही राउंड में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत सकते हैं। रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाना पीएम नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच भी है। नीतीश कुमार भी कोविंद के समर्थन में हैं। यूपी से इस बार प्रधानमंत्री भी चुना गया और अब राष्ट्रपति भी मैदान में है। देश की 80 लोकसभा वाला राज्य देश का भविष्य
तय करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 2019 में लोकसभा चुनाव है। कोविंद को उम्मीदवार बनाने पर इसका भी फायदा मोदी सरकार को मिलना तय माना जा रहा है। तो रायसीना की रेस में कोविंद आगे नज़र आते हैं। जिस तरह का उन्हें समर्थन हासिल है 62%, ये सामने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, 62% मत उनके समर्थन में है। लेकिन विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। हर विपक्षी हर इस कदम का अपना मायने है। रामनाथ कोविंद को जिस दिन प्रत्याशी घोषित किया गया उस दिन ये कहा गया कि ये दलित हैं और यहीं से दलित पर एक चर्चा तेज़ हो गई, सरगर्म हो गई। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार के राज्यपाल हैं इसलिए समर्थन करेंगे। लालू ने कहा कि अब तो मीरा कुमार बिहार की बेटी हैं, अब नीतीश क्या करेंगे। ऐसे बहुत तरह के सवाल इस चुनाव से भी सरगर्म है। यूँ तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति का पद ऐसा होना चाहिए जिसे किसी दलगत राजनीति से दूर रखा जाए, सर्वमते निर्णय हो। लेकिन लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक मत नहीं हुआ और इस पर चुनाव हो रहा है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा, मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता, आपको स्पष्ट लग रहा है आपके एक सहयोगी भी आपका साथ छोड़ गए। आपने जब प्रत्याशी घोषित किया उसके पहले ही नीतीश कुमार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि जब संयुक्त विपक्ष की बात हो रही थी तब उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। हाँ, वो नहीं शामिल हुए थे उसमें। तभी से आपको कुछ अंदाज तो लग गया होगा नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। उसके बाद भी प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रपति के चुनाव बिना चुनाव के भी हो सकता था। आपको क्या लगता है कि इस कदम से विपक्ष को फायदा होगा? देखिए, ये जो चुनाव है ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और चूंकि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का जो है सीधे हस्तक्षेप नहीं होता है, ना इसमें कोई राजनीतिक व्हिप जारी होती है, इसलिए मूलतः ये चुनाव हमेशा से अंतरात्मा की आवाज़ पर होता रहा है। आपको याद होगा कि कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सोच के विरुद्ध भी मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है शिवसेना ने। ये परिस्थितियां हमेशा से इन चुनाव में बनती रही हैं। आज जो सवाल है वो सवाल ये है कि आपने जो चयन किया है उसमें सर्वसम्मति या आम राय बनाने के प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुए। जब प्रयास हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर कांग्रेस ने पूरी तरह साथ दिया था। ये एक तरह से उम्मीदवारों को थोपने और राजनीति को थोपने और एक रबर स्टैम्प को थोपने की जो है राजनीति चलाने की कोशिश की गई और दुष्प्रचार ये किया गया कि हमने तो सर्वानुमति बनाने की कोशिश की। तो सर्वानुमति जो है बिना एजेंडे या बिना नाम के नहीं होती है, ना उस पर बनती है। ये सामने स्थिति स्पष्ट है। अब पूरे देश में एक दुष्प्रचार ये करवाया जा रहा है जिसमें मैं आपको भी सुधार करना चाहूँगा कि 62% वोट जो है एनडीए के साथ हैं। ये इसका कोई हिसाब किताब नहीं समझाया जा रहा है। एनडीए के पास 48% वोट हैं, सारे लोगों को मिला जुला के 48.1%। और जो सारे अगर जो यूपीए के सारे घटकों को जोड़ लिया जाता है तो यूपीए के जो सारे घटकों को मिलाकर यूपीए के पास है 51.08% वोट। अब इसमें से नीतीश कुमार के बारे में ये हो गया है कि वो भाग सकते हैं, कुलाटी उन्होंने मारी है, ऐसा लोग ये चल रहा है मामला। और वो उन्होंने चूंकि कहा है तो अब कितने % उनकी कुलाटी के साथ लोग जाते हैं, क्योंकि देश में बिहार छोड़कर सारे राज्य इकाइयों ने उनका खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के एजेंडे से सहमत नहीं हैं। तो जो दूसरे राज्यों में जेडीयू की जो ताकत है थोड़ी बहुत भी, वो ताकत जो है आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी जो है चर्चा होगी योग्यता की और चर्चा होगी जो है परफॉर्मेंस की और एक राष्ट्रपति के पास जिस तरीके का विज़न होना चाहिए उसकी, निश्चित रूप से लोगों के चयन में अंतर आएगा।
तो आज जो है, अब ये नीतीश कुमार का वोट काउंट अगर अपन करेंगे तो इसके बावजूद भी जो है, आपको बताएं 5,49,000 के आसपास वोट जो है भारतीय एनडीए के उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए है। 5,27,000 वोटों की गणित इनके पास अभी है, लेकिन प्रचार वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनके पास 6.5-7 लाख की वोट है। और इसमें पता नहीं मुझे कि मीडिया भी बिना शोध और रिसर्च के ऐसा क्यों बोल रहा है। ये सारी परिस्थितियां अभी सामने मौजूद हैं। बिल्कुल बारीक अंतर है, 5,000 15,000 वोटों का अंतर है। और ये 2-4-10 एमपीओं के भी सरकने से, अगर जो है 2-4-10 एमपी भी, जो एमपी की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर 2-4-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट अगर बदल देंगे और वो मीरा कुमार के पक्ष में चले जाएंगे, तब ये खेल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल एक बवंडर बनाया जा रहा है कि वो तो क्लीन स्वीप, ऐसी नहीं है। ये परेशानी इतनी आसान नहीं है। और विपक्ष ने जो कोई काम किया है वो इस दृष्टिकोण से ही किया है कि ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल हार जीत होगी और सभी को अपना उम्मीदवार उतारने का अधिकार है। एनडीए ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, हमने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। सबको शुभकामनाएं हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा है और इस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे देश तय होगा, देश का भविष्य इस चुनाव से तय होगा कि देश को रबर स्टाम्प के रास्ते पर जाना है या विवेकशीलता। बिल्कुल। विकास भंवरी, आप क्या कहेंगे इस पर? अंतर काफी अधिक बता रहे हैं आप, मीडिया भी वैसा ही दिखा रहा है, और भूपेंद्र गुप्ता का दावा ये है कि अंतर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता रहे। जो अंतर है वो तो जो पार्टियां रामनाथ जी के पक्ष में आके खड़ी हुई हैं वो स्वयं आई हैं। हाँ, मायावती जी भी जरूर पहले रामनाथ जी के लिए एकदम क्लीन मन अपना बता रही थी। अब बाद में एक प्रश्नवाचक उन्होंने खड़ा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन मायावती जी समझेंगी कि रामनाथ जी की क्या योग्यता है। और देखिए, जहाँ तक बात है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार बन जाए कोई, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ये सत्ता पक्ष ने पूरा प्रयास किया, चर्चा भी करी सबसे। अपना उम्मीदवार घोषित करने के पहले सत्ता पक्ष ने इस बात को कि कौन उम्मीदवार हम चाह रहे हैं उसको कम्युनिकेट भी किया, उस पर भी चर्चा की, फिर प्रेस में भी घोषणा करी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्टैंड पे बड़ी क्लियर रही है। विपक्ष से जो उम्मीदवार कैसा हो ऐसी सोच पता लगती थी, उस अनुरूप ही रामनाथ जी का नाम चयनित किया गया, सोचा गया, समझा गया, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है, विपक्ष को सोच विचार करके साथ आना चाहिए। और क्यों हम इस मामले में कोई कंटेस्ट करने की बात करें, सर्वसम्मति अभी भी बन सकती है। विपक्ष को सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे अभी। नहीं करी गई, विपक्ष पूछ रहा था आप अपना कैंडिडेट बताइए, आपने बताया नहीं कैंडिडेट। एक तरफा सर्वसम्मति को ये आम राय कहते हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, पहले मतलब हमने जो कैंडिडेट नेम अनाउंस के पहले भी बातचीत की गई जो है, किसी के पास कैंडिडेट का। और देखिए, मुख्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों ने मिलके चयनित किया है। जैसा मतलब जैसे से आशा क्या आपको? जैसे से आशा मतलब एक अच्छा अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हो, एक अच्छा प्रशासक रहा हो, समरसता के भाव को आगे बढ़ाने वाला रहा हो, जो गरीबों को, पिछड़ों को आगे लाने की बात और उसके ऊपर काम का अनुभव रखता हो, वैसा कैंडिडेट एनडीए ने दिया है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने भी आपने जैसा जैसा बताया जी, तो विपक्ष के कैंडिडेट का भी ख्याल कुछ इसी तरह से आता है। उसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, कोयल की तरह। नहीं, वो तो उस बात का फैन मैं भी हूँ। मीरा जी की जो वोकल डिलीवरी है सबने बड़ी पसंद की है। रामनाथ जी का नाम तय किया गया, सर्वानुमति से बातचीत कर रहे थे, सबकी बना रहे थे सहमति। सर्वानुमति बनाया नहीं है आपने प्रयास किया, सबसे मिले, भेंट की, क्या रहा भेंट की, लेकिन स्पष्टतः प्रयास किया, बिल्कुल किया। वो धर्म था सत्ता पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, उसने निभाया। लेकिन कांग्रेस और उसके साथ के कुछ दल एक कदम आगे बढ़ के ही नहीं आए। जी, उन्होंने आपसे प्रत्याशी का नाम पूछा, आपने बताया नहीं।
नहीं बताया, वो भी बताया आपको मालूम। कहाँ बताया आपने? तो अनाउंस कर दिया। देखिए विपक्षी दलों के मोदी नेताओं जी ने ने नहीं बताया, मंजूर इन्होंने किया, बताया था। नेताओं ने मंजूर किया, कांग्रेस के। मोदी जी ने नहीं बताया, नहीं नहीं, अरे गोंदरिया जी ने बताया। नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया, मुझे तो साहब जैसे आपको पता लगा चलिए, वैसे ही पता फिर मैं लगा लौटूंगा, है। फिर मैं लौटूंगा। लेकिन मैं लौटूंगा विकास, आपके पास भी लौटूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने मंजूर किया कि हमें चलिए। फोन कॉल पे बताया गया था, बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। अनाउंस प्रेस में हुआ है। जी क्या कहेंगे संतोष मानव? मुझे जो गुप्ता जी बता रहे थे अपना गणित कि 62% एनडीए के पास नहीं है जी। और मुकाबला लगभग बराबर का है, जी उस पर मुझे आपत्ति है। जी एनडीए है, साथ में देखिए नीतीश कुमार की खुलेआम घोषणा है कि वो कोविंद जी के साथ है, बीजेडी है, टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और वो जो आंध्रा का कांग्रेस है, राजशेखर रेड्डी के परिवार उनके बेटे का, वो कांग्रेस है। तो कई छोटी छोटी पार्टियां एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। अब वो वोटों का गणित 62% नहीं हो सकता है तो 61% होगा, लेकिन आज की स्थिति में कोविंद मीरा कुमार के मुकाबले उनको आगे बढ़त है। हैं, आगे बढ़त, जी। हैं। और एक बात और जो गुप्ता जी कह रहे थे उस पर भी मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि आज आपत्ति का दिन है क्या? नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू के लोग, जो लोग हैं वो हो गए हैं। जेडीयू की जो भी ताकत है बिहार में है, बिहार के बाहर तो उनकी ताकत ही नहीं है। तो अगर बिहार कोविंद जी के साथ है मतलब जेडीयू कोविंद जी के साथ है। इसमें केरल से एक मैंने खबर पढ़ी है कि केरल की जो इकाई है वो इस फैसले से नाराज है और नीतीश कुमार के पास 1.7% वोट है। कुछ इशारा मध्य प्रदेश की इकाई से भी है। तो मध्य प्रदेश में तो जेडीयू का कुछ है ही ना, विधायक है ना, लोकसभा के मेंबर है, जी तो आगे तो है कोविंद जी और जीत के आसार बन रहे हैं। जी लेकिन मीरा कुमार भी, मैंने, अगर आपको याद हो तो इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार हो सकती है, वो हो गई है। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा सौम्य है, तो मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुझे कांटे के मुकाबले की स्थिति नहीं दिख रही है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये दलित जैसा बीजेपी ने अनाउंस जिस दिन किया उस दिन भी दलित की बात हुई, फिर दलित और दलित, अब असली दलित कौन है इस पर भी बहस शुरू हो गई है। और ये जो कोरी है इसके क्या मायने हैं इस पर भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ अगर हम दलित पर बात करें तो क्या है ये? मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति की विडंबना है और एक बड़ा दोष है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे पीड़ा होती है कि व्यक्ति कुछ भी हो, उसकी योग्यता कुछ भी हो, उसका व्यवहार कुछ भी हो, हम बीच में समाज, जाति, वर्ग, क्लास ले आते हैं। मीरा कुमार की अपनी आइडेंटिटी है, वो बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके स्वतंत्रता सेनानी की सुपुत्री हैं, और उनको लेकर दलित करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोविंद जी पढ़े लिखे परिवार से हैं, राज्यसभा में रहे हैं, राज्यपाल हैं, तो ये दलित बनाम दलित की लड़ाई जो दिखाई जा रही है इसके पीछे राजनीति है। विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कोविंद जी का नाम आगे करके 2019 के लिए दलितों का समर्थन हासिल करने की हाँ, उस वर्ग के मतों को पाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने उसके मुकाबले मीरा कुमार को लिया है। ये राजनीति की सही स्थिति नहीं है। मुझे लगता है व्यक्ति को उसकी योग्यता से आंकना चाहिए, न कि समाज और वर्ग और क्लास और जाति से। बिल्कुल। रमेश शर्मा आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं मानव जी की इस बात से सहमत हूँ और मुझे दोनों राजनीतिक दलों के इस प्रचार पर आपत्ति है और कड़ी आपत्ति है कि सबसे पहले तो भारत की सनातन संस्कृति में दलित ना तो कोई वर्ग होता है और ना दलित कोई जाति होती है। उसके बाद भी ये मतलब आप शूद्र कहलवाएंगे क्या? नहीं जी, मैं आ रहा हूँ उस बात पर। ये वामपंथियों ने एक शब्द उछाला ताकि वो भारत में वर्ग संघर्ष की स्थिति करने लगे, तो ये जो है ये प्रचार में शब्द आ गया है। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस दिन प्रत्याशी की घोषणा की, रामनाथ कोविंद को जिस दिन बताया कि वो प्रत्याशी होंगे, उस दिन कम से कम 4 बार दलित कहा। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ कम्युनिस्ट तो रह नहीं गया, ये तो अब सारे लोगों ने अंगीकार कर लिया? मैंने अपनी बात आपको कही है कि एक तो भारत में कोई दलित जाति और कोई दलित वर्ग नहीं होता है। आप देख लीजिए सानातन परंपरा का सारा सिद्धांत उठा के देख लीजिए। दूसरे, ये दलित शब्द अगर शब्दकोश में देखें तो ये विशेषणात्मक शब्द है और ये विशेषणात्मक शब्द उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो बहुत शोषित, पीड़ित, बड़ा दबाया हुआ हो, इस तरीके से। अगर इन दोनों प्रत्याशियों की 3 पीढ़ी का आप इतिहास देखें, 3 पीढ़ी के इतिहास
जिसमें ये लोग ना तो कभी असहाय रहे हैं ना अभावग्रस्त रहे हैं। ये दोनों के दोनों परिवार कम से कम 3 पीढ़ियों में तो सक्षम परिवार रहे हैं और अपने क्षेत्र में प्रभावशाली परिवार रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इनको दलित कहना, मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक अजीब तरीके का शगल है और जो भारत में सामाजिक समरसता के विरुद्ध जाता है। मोटे तौर पर अगर ये प्रचार करना कि सब दलित दलित दलित, तो अच्छा फिर कुछ शब्द पॉजिटिव होते हैं, कुछ शब्द नेगेटिव होते हैं। दलित शब्द नेगेटिव है और ये नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है और ये समाज में दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खिंचाव का भाव लेकर आता है। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को 70 साल बाद इतनी समझ तो आना ही चाहिए कि अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो वो सामाजिक समरसता के आधार पर होगा, व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। तो कम से कम राष्ट्रपति के लिए भी अगर आप जाति देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए भी आप अगर धर्म देखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। दूसरा, इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में एक बात जरूर मैं एक बात को कहना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से ये बात जरूर है, आज वोटों के गणित के रूप में कोविद आगे दिख रहे हैं, मीरा कुमार थोड़ी पीछे दिख रही है, लेकिन फिर भी मीरा कुमार जो कि मूल बिहार की रहने वाली हैं, ऐसी स्थिति में एक असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के बीच में पैदा तो होगी। तो ये कुल मिला करके, इसके अलावा मीरा कुमार महिला होने के नाते, पहले जो मायावती थोड़ी सी ढुलमुल हो रही थी, इस नाते अब मायावती बहुत स्टैंड ले सकती हैं मीरा कुमार के पक्ष में। इसी तरीके से कुछ और लोग भी, क्रॉस वोटिंग की इस चुनाव में संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। स्वाभाविक रूप से जो हम अभी गणित देख रहे हैं कि 35 से 38% तक का वोट मीरा कुमार को और 60 से 62% तक का वोट नीतीश कुमार को, इसमें थोड़ी बहुत क्रॉस वोटिंग तो होगी, लेकिन फिर भी वोटों के गणित से रामनाथ थोड़ा सा आगे दिख रहे हैं। विकास आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संतोष मानव हमारे साथ जुड़े, रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि जात न पूछो साधु की बातें हम बरसों से सुनते रहे, पीछे हमने सुना कि साधु की भी जात हो गई, समरसता, उनके साथ भी कुछ समरसता जैसा कुछ अभियान छेड़ा गया। अब जात, राष्ट्रपति की भी जात पर बहुत चर्चा है। एक पार्टी जो कहती थी जात पर न पात पर, उसकी पार्टी पर मोहर लगेगी, उसने भी कैंडिडेट अगर घोषित किया तो वो भी वैसा ही किया। चर्चाएं और सरगर्म हुई, दलित वर्सेस दलित हो गया, कोई कह रहा है दलित हारेगा और दलित ही जीतेगा, फिर कह रहा है कोई दलित ही हार जाएगा। मतलब ऐसी कई तरह की बातें हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव होना है, देश का सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति, उसका चुनाव होना है, और उसके बाद भी हम चर्चा बिल्कुल अंतिम पंक्ति की कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति अगर सत्ता के शीर्ष पर होगा तो एक प्रोत्साहन होता है, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही उस वर्ग का भला होने वाला है? इस पर ही चर्चा की जानी है, ऐसा ही करना है, इस पे कई सवाल हैं। कुछ अपने पराये हो गए और कुछ पराये अपने हो गए, ऐसे चुनाव में अक्सर देखने भी मिलता है। अंतरात्मा की भी आवाज़ होगी, इस पर भी चर्चा सरगर्म है। लेकिन अब आज एक नामांकन दाखिल हो गया है, 27 को दूसरा होगा और उसके बाद चुनाव होगा। सर्वमतेन निर्णय नहीं हो पाया, दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर सर्वमतेन होता तो इसका मज़ा ही कुछ और होता। लेकिन अब चुनाव तो होगा और इसके आने वाले भविष्य में कई मायने होंगे। यही हमारा आज का विशेष। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।